मोहन का ऐलान, पाक परेशान। अखंड भारत पर छिड़ा महासंग्राम। हिंदुस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। और सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बनेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मोहन यादव ने अखंड भारत का ऐलान किया तो उसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लेटर जारी कर मोहन यादव के बयान पर आपत्ति जता दी गई। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अखंड भारत की ओर बढ़ता मजबूत कदम है और अब वो दिन भी जल्द आए जब अखंड भारत का सपना साकार हो। ननकाना साहिब आंखों के सामने हो और अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं हो। सीएम के बयान के बाद पाकिस्तान तो परेशान हुआ ही, सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने पाकिस्तान को नसीहत दी, साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान को भी अपरिपक्व बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। देखिए, मुख्यमंत्री जी यह भूल चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। वो शायद गलत फहमी उन्हें हो चुकी है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। वो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो राम राज्य का ऐसा होता है कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की हत्याएं गुंडे कर दें, और भारत तो अखंड था है और बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अखंड रहेगा भी। इधर पाकिस्तान की आपत्ति पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी के आपत्ति जताने से संकल्प खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। राम मंदिर के साथ ही बीजेपी का 24 का एजेंडा पूरी तरह सेट है। हिंदुत्व के साथ साथ अखंड भारत की बात बताती है कि बीजेपी राष्ट्रवाद को भी नहीं छोड़ना चाहती। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से गूंजने वाला है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीएम के बयान की चर्चा है, कहा जा सकता है कि वो इस मुद्दे के झंडा बरदार तो बन ही गए हैं। सवाल नंबर 1, सीएम के बयान पर पाक की प्रतिक्रिया क्या बतलाती है? सवाल नंबर 2, पाक की प्रतिक्रिया क्या राष्ट्रीय स्तर पर सीएम का कद बढ़ाएगी? सवाल नंबर 3, क्या मोहन यादव की लाइन उनकी एक खास छवि गढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टारगेट पर पाकिस्तान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व की बात करें तो निश्चित तौर पर वो अनेक मुद्दों को लेकर संघनिष्ठ सोच के प्रतिनिधि राजनेता हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं। और इसीलिए चाहे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस या सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथों को, उनके बेहतर तत्वों को शामिल करने की बात हो, तो मोहन यादव जी का बयान उच्च शिक्षा मंत्री जब वो थे पिछली सरकार में, तब भी वो चर्चा में रहते थे। और बतौर मुख्यमंत्री उनका ये बयान तो सीमा पार खलबली मचा गया पाकिस्तानी खेमे में। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को ये कहना पड़ा कि भारत के 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री अखंड भारत के मसले को हवा देकर कहीं न कहीं माइनॉरिटी को, अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं और कहीं न कहीं एक थ्रेटनिंग कॉल भी दे रहे हैं, इशारा डॉक्टर मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ की तरफ। अयोध्या में एक दिन पहले जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में हुई, ये रिएक्शन उससे भी जुड़ा है और माना ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके
ये भी मंशा रखता है कि वो कहीं ना कहीं ये बताए कि भारत में डेमोक्रेसी की बात, जैसा पाकिस्तान दावा करता है कि डेमोक्रेसी की बात ज़रूर है, लेकिन सो कॉल्ड तौर पर वहाँ पर परिस्थितियाँ भिन्न हैं। इसका वो जिस तरह कश्मीर का मसला रहा या तमाम मसले रहे, हालांकि वो हर बार मुंह की खाता रहा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब सवाल है अखंड भारत, क्या ये संभव है? संघ की तरफ से भी ये बात गाहे बगाहे उठ जाती है और फिर पीछे नेपथ्य में चली जाती है। अखंड भारत यानी वो भारत जिसका हिस्सा सिंध भी रहा है, जिसका हिस्सा वो पंजाब भी रहा है, जो अब पाकिस्तान के पास है, अफ़गानिस्तान भी रहा है, और मानने वाले तो ये भी मानते हैं कि इसमें श्रीलंका, म्यांमार और आसपास के नेपाल, तमाम ये जो मुल्क हैं ये भी अखंड भारत का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान इन प्रखंडों पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और बाद में जब कारण परिस्थितियां बदलते रहे तो वो इन्हें छोड़कर चले गए और ये अखंड भारत के बजाय एक स्वतंत्र देश के तौर पर उभरते चले गए। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान एक खलबली मचाने वाला बयान है और उन्होंने फिर इस पर कायम रहते हुए कहा है कि हम जब कहते हैं कि अपने राष्ट्रगान में जब ये बात कहते हैं तो हम ऐसी सोच और ऐसी दृष्टि क्यों नहीं रखते हैं। हालांकि इस पर और डिटेलिंग और एलॉबरेशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है उसकी भी तैयारी बीजेपी की तरफ से और संघ की तरफ से और डॉक्टर यादव की तरफ से ज़रूर होगी। लेकिन ये मसला क्या खलबली मचाएगा? दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि नक्शा कहाँ है आपके पास, तो ये मसला एक और ऐसा विषय बनता हुआ दिख रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टकराव और बहस और आरोप प्रत्यारोप का विषय बनेगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, सर प्रणाम सर, युवा नेता, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है सर। और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप ये बयान? क्या खलबली, पाकिस्तान तक ये बड़ा मसला बना गया? निश्चित तौर पर बीजेपी के हार्ड लाइन को पसंद करने वाले नेताओं को ये बड़ा रास भी आया होगा डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान, और इस मायने में डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी हद तक उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो बीजेपी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि संघनिष्ठ सोच की धारा का प्रतिनिधित्व तो करती है ये दृष्टि। कैसे, किस रूप में देखते हैं आपसे? स्वाभाविक है, देखिए दृष्टि के बारे में तो हम कह ही सकते हैं क्योंकि संघ इस विषय को हमेशा कहता रहा है और हर मंच पर कहता रहा है कि हमारा जो अखंड भारत है, जो स्वप्न है अखंड भारत का, वो कभी ना कभी पूरा होगा। तो जब संघ कह रहा है तो उसका कोई भी प्रतिनिधि उस बात को यदि कह रहा है तो उसकी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, किसी भी पद पर हो, वो उसका जो मूल सोच है वो नहीं बदलता। उसने वही बात कही। और अब जिस अखंड भारत की बात हो रही है, देखिए हम क्या होता है कि 1947 के बाद का पाकिस्तान देखते हैं तो पाकिस्तान की आपत्ति देख रहे हैं। पाकिस्तान की आपत्ति इस पर हो सकती है कि साहब ये कहीं ऐसा आक्रमण का तरीका तो नहीं, इस तरह की सोच भी हो सकती है कि आप अब यदि टारगेट कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो अगला कोई इस तरह का कोई प्लान तो नहीं है। उनकी अपनी आशंका है, लेकिन वो राम मंदिर पे चूंकि कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान को उन्होंने एक कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया कि ये बयान जो है उनको आधार बनाया। लेकिन जो इसमें जो अखंड भारत की जो बार बार बात होती है शरद जी, तो आप देखिए जो सम्राट अशोक का अखंड भारत कौन सा था जिसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें सम्राट अशोक के इर्द गिर्द है। वो भी उन्हीं इलाकों का था, अफगानिस्तान का था और नेपाल का था। बहुत सारे जो थे वो सम्राट अशोक वाले ही थे जो कालांतर में बदलते चले गए। अब वो कैसे संभव होगा ये तो संघ बता सकता है, लेकिन ये बात कोई आज से नहीं चल रही है। कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये बात चल रही है। और अब जो परिस्थितियां हैं उसमें अखंड भारत का सपना सच होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है बहुत भविष्य के गर्त में, जैसे राम मंदिर पे बात होती थी कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन राम मंदिर सामने है। निश्चित तौर पर परिस्थितियां भिन्न हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें ये सारी चीज़ें किस रूप में संभव होंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान इस बयान से विचलित है
और कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा उठाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इस तरह की मंशा भी उसकी दिखती है। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है अवनीश जी की दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि वो नक्शा कहाँ है। नक्शे तो मौजूद हैं अखंड भारत के, और खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, कन्हैया लाल माणक लाल मुंशी, जिनकी पौराणिक संदर्भों पर लिखी गई किताबें भी बहुत चर्चित हैं, गुजरात से आते रहे वो, और जहाँ तक मुझे ध्यान है गुजरात के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के सामने भी ये बात रखी थी कि अखंड भारत का सपना साकार होना चाहिए। जी अवनीश जी। देखिए सर, सबसे पहले तो जहाँ तक बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने आज 2 बयान दिए। पहले बयान में जो पाकिस्तान ने राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी की, उसके ऊपर मैं साफ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहले अपना घर देखे, अपने यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखे, क्योंकि उनके हमने जो हमारी जानकारी जो छनकर आती है मीडिया के द्वारा कि पाकिस्तान में भूखमरी के हालात हैं, तो कृपया भारत में वो हस्तक्षेप ना करें। ये हमारा अंदरूनी मामला है। कांग्रेस भाजपा हम बाद में करेंगे। ये जब भी इस तरह की बात आएगी तो इसमें पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, पूरे राजनीतिक दल एक हैं, पहली चीज़। अब ये दूसरी जो बात है, जो मोहन यादव जी ने जो बात कही थी कि शरद जी ये बात सही है कि ये विषय मोहन यादव जी का नहीं है। ये विषय अगर देश के विदेश मंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस तरह का बयान देते तो बात समझ में आती। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, और जनता ने एक बहुत बड़े जन समर्थन के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, अगर शिवराज जी होते जो इनके पहले थे, उनकी मैं मानता हूँ उस तरह की बयानबाजी करते थे, उन बातें बहुत करते थे, लेकिन मोहन यादव जी में मैं एक गंभीरता देखता हूँ शरद जी। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बना, पहली बार मैंने उनके मुख से इस तरह का बयान सुना है। और पाकिस्तान ने जो एक लेटर जारी किया है, पाकिस्तान की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हाँ मैं फिर भी ये कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बिना जानकारी के अभाव के इस तरह के अगर आप बयान देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे असंतुलन पैदा होते हैं। देखिए, बात पाकिस्तान की नहीं है। आज जो अभी दिनेश गुप्ता जी 1947 के बाद की अगर हम बात करें शरद जी, तो पुरानी हम सम्राट अशोक के समय में जाएंगे और पूरे मगध काल में जाएंगे तो भारत की सीमाएं जो होती थी वो इराक, ईरान और कुछ हद तक रशिया तक होती थी, चाइना तक भी होती थी। तो लेकिन सर जी वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें मगध काल में ना तो कांग्रेस थी, ना आडवाणी जी थे, ना मोदी जी थे, ना राहुल गांधी जी थे। वो एक अलग विषय था। उसके बाद डिवाइडेशन होता गया, पीढ़ी परिवर्तित होती गई। ईसा पूर्व से हम ईसा बाद में आ गए, हमारा देश आजाद हुआ, बीच में कई सारे लोग आए। पहले तो सर जी ऐसा था कि जो राजा जितना अखंड भारत के इस बयान का समर्थन नहीं करते। मैं साफ ये कहता हूं, अखंड भारत, सबसे पहले जो भारत हमारे पास आज मौजूद है शरद जी, उसमें 90 लाख करोड़ का कर्जा है। 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो वहां 14 लाख करोड़ का कर्जा था। मतलब 14 लाख करोड़ का कर्जा होने में 60 साल लगे, और 90 लाख करोड़ का कर्जा होने में आप देख लें मात्र 9 साढ़े 9 साल लगे। तो सबसे पहले हमें चिंता ये करना चाहिए भैया कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं इस भारत में, कि जो जिसमें हमारे इतने राज्य हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम डिलीवर कर सकते हैं, रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। अभी कल एक शुभ कार्य हुआ है, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। हम सम्मान करें उस चीज का, हम सोचें कि हम राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको धरातल पर कैसे उतारें, लोगों को रोजगार कैसे उत्सर्जन कैसे करें, बहु बेटियों की रक्षा कैसे करें, इस बात की ओर ध्यान दें अगर मोहन यादव जी, तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे भी सर मैं प्रसन्नता कर चुका हूं उनको, मैं उनको बड़ा गंभीर मुख्यमंत्री मानता हूं। आज तक उनने कभी कोई बयान नहीं दिया, आज पहली बार उनका बयान सुना है। अरे मैं भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपका जो जेस्चर रहा वो एक बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले आप एक रचनात्मक विपक्ष के प्रतिनिधि कांग्रेस नहीं दिखती है, लेकिन मैं इसमें इंडिविजुअल टच भी फील करता हूँ। और ये माफ़ कीजिएगा कि मेरी अपनी निजी राय है कि मैं देखता हूँ कि आप कठपुतली नहीं है, चाहे हम एंकर्स हों, चाहे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हों, कि आपकी मजबूरी हो उसी विषय पर बोलना है, कहीं ना कहीं आप झलक जाते हैं। और जिसकी छवि हमें इंदिरा जी से, नेहरू जी से, अटल जी से, नरेंद्र मोदी जी तक में मिलती है, कि कई बार आप उनके बयान सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये पार्टी की धारा से एकदम सीधे तौर पे तो नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारी मैं नरेंद्र मोदी जी के उस बयान की बात करूंगा कि भगवा पटका डाल के गौ रक्षा के नाम पर निकल पड़ते, बहुत चुभने वाला बयान था। बरा लोया जी, आपकी तरफ आता हूं मैं, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कह रही है कि परिपक्वता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका रिएक्शन ठीक नहीं होगा, और बेहतर ये है कि वो इन सारी चीज़ों को तूल ना दें, जिनके इतिहास के पन्ने फड़फड़ाकर हम पीछे जाएं तो हमें ये समझ ही ना आए कि अखंड भारत का सपना साकार कैसे होगा। जी देखिए, 3 बातें हैं।
पहली बात जहां से आपने प्रारंभ करी कि दिग्विजय सिंह जी जो पूछ रहे हैं कि क्या उसका नक्शा है, तो सबसे पहले तो उसका नक्शा बता देता हूं कि देखिए 2 तरह के नक्शे हैं इस दुनिया में। एक तरह के वो हैं जब हम कागज पर लकीरें खींच देते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ था जी। दूसरा नक्शा होता है जो प्राकृतिक होता है। हम अखंड भारत में उस अखंड भारत की बात करते हैं जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कौन सा है? जो हमें बृहस्पति शास्त्र बताता है कि हिमालयम समारभ्य याव दिंदु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से प्रारंभ होता है और दक्षिण में समुद्र तट तक आता है, उतनी जो भूमि है उसे हिंदुस्तान कभी कहा गया। देखिए, और उसी हिंदुस्तान के टुकड़े समय समय पर होते गए। ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक भारत के जितने हिस्से हुए, आज हम खास तौर से उनकी बात करते हैं। अशोक और मगध के नक्शे की बात अलग है, परंतु क्या हम 1947 में, परंतु देखिए कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक बात करते हैं, और वो एक बात कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। इतने देश हैं, अफगानिस्तान ने तो कोई ऐतराज नहीं जताया, बांग्लादेश ने तो कोई ऐतराज नहीं जताया, भूटान ने कोई ऐतराज नहीं जताया, नेपाल ने कोई ऐतराज नहीं जताया, तिब्बत ने कोई ऐतराज नहीं जताया। पाकिस्तान को ऐतराज इसलिए है कि एक तो सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि उसका जो हिस्सा है उसमें भारत का एक हिस्सा शामिल है जिसे पीओके कहते हैं, जिस पर उनका जबरिया कब्जा है। तो एक तो उनका चिंता का विषय वो है। दूसरा, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, जो वास्तव में विभाजन के समय नेहरू से लॉर्ड जिजिंजो ने यह कहा था कि बलूच लोग आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप इन्हें अपने में रखिए, परंतु जवाहरलाल नेहरू जी का यह उत्तर था कि वो बहुत दूर है। तो उन्होंने लॉर्ड जिजिंजो, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये कहा था कि लाहौर से ढाका को अगर आप दूर नहीं मान रहे हैं तो आपको बलूचिस्तान कितनी दूर है। दूसरी बात, जो मोहन यादव जी की बात, आप कह रहे हैं कि ये सपना है, हो सकता है सपना भी हो, तो क्या किसी एक राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ति को सपने देखने का भी अधिकार नहीं है? और सपना भी विस्तार का, सपना टुकड़े करने का नहीं, विस्तार का सपना। मैं तो यदि इस तरह के सपने इस देश में देखे जाते हैं तो आप याद करिए, हम तो ये कहते हैं, आप विस्तार के स्वप्न को साकार किस तरह से कर सकते हैं? जी देखिए शरद जी, एक बात बताऊं, हम आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसमें तो वो भूमि भी आती है जहां नो मैंस लैंड है, उसमें उत्तरी ध्रुव भी आता है, दक्षिणी ध्रुव भी आता है। और सपने साकार होते हैं यदि हम खुली आंखों से देखें तो। हाँ, बंद आंखों से देखें सपने साकार नहीं होते। खुली आंखों से सपने देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। देखिए, जिस तरह भारत पूरे विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत तेज विकास कर रहा है, जो तेजी है विकास की वो ये बताती है कि आने वाला समय भारत वर्ष का है। और एक बात और कहता हूं, हर दृष्टिकोण से आज भी अगर देखेंगे तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित केवल अर्थव्यवस्था नहीं है कि सबसे तेजी से विकास कर रही सांस्कृतिक विरासत भी है, क्योंकि भारत सिर्फ एक नक्शे पर बना देश नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशन है, हम एक सभ्यता हैं, हम नागरिक नहीं हैं, हम एक स्वयं में अपने आप में सभ्यता हैं। जी दिनेश जी, चंद वर्षों पहले मेरे एक मित्र जो अब अमेरिकन नागरिक हो गए हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़े गर्व से उनके 2 पुत्र जो हैं वो अमेरिका में ही जन्मे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब अब अमेरिका के नागरिक हो गए हैं, डुअल सिटीजनशिप भी है, लेकिन हमें गर्व ये होता है कई बार कि अमेरिका का नागरिक दुनिया में एक प्रायोरिटी बेस्ड नागरिक होता है। किसी एयरपोर्ट या किसी रेलवे स्टेशन में अगर किसी संकट में वो फंसता है तो अमेरिकन एम्बेसी का इतना प्रेशर होता है कि ये माना जाता है कि सबसे पहले अगर किसी को बचाने की कोशिश होगी आम व्यक्ति या नागरिकों में तो ये अमेरिका का सिटीजन होगा। और ये बात है भी, आप चौधरी हैं, दुनिया के रहे हैं, भारत भी क्या अपनी ताकत को, जो क्योंकि अखंड भारत का सपना साकार कैसे होगा कि पाकिस्तान में आपका कोई तीर्थ स्थल है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो देवी का मंदिर हो, या कोई भी केंद्र हो, या अफगानिस्तान में हो या बलूचिस्तान में हो, नेपाल से तो हमारे संबंध ज़रूर अब वो आंख दिखाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें प्रायोरिटी मिले कि पाकिस्तान पलक पावड़े बिछा कर कहे आइए हुजूर, इस्तकबाल है आपका, बाकी चीज़ें अपनी जगह होंगी, आप खैरियत से आइए, दर्शन करिए, जाइए। अखंड भारत का ये सपना क्या इसी रूप में आगे बढ़ सकता? नहीं, देखिए, कहीं भी तनाव होना और एक ताकतवर होना दोनों का बहुत फर्क है। क्योंकि आप ताकतवर हैं तो कई बार जो है आप बिल्कुल आपका कोई चुनौती नहीं दे सकता, इतनी ताकत आप में है, तो फिर परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन जब हमारे तनाव के हालात हों, एक दूसरे के रिश्ते अच्छे नहीं हों,
तो फिर वही होता है जो हम भारत पाकिस्तान के बीच में देखते हैं, क्योंकि ये जो विभाजन की लकीर है खींची तो दोनों ओर है। दोनों उस चीज उन परिस्थितियों को अब स्वीकार नहीं कर रहा, इतने साल बाद भी यदि तनाव है तो ये तो दोनों देशों को सोचने की बात है कि जो यदि आप कोई अखंड भारत का सपना देख रहे हैं तो सपना, मैंने कहा ना, सपना आप देखिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं या जो नीतियां हैं सरकार की, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार की नीति के बारे में बहुत कई बार प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं। जिस तरह से चाइना विस्तारवादी है, ठीक बात है, उस तरह के विस्तारवादी हम नहीं हैं। तो अब जो जहां जिसका प्रभुत्व है वो अपने हिसाब से काम करे, अपनी जगह उसकी है। ये तो वो बातें हैं जो बता रहे हैं लोग कि ये अखंड भारत था, किस तरह का था, हिंदू राष्ट्र भी उसमें कहीं ना कहीं समाहित था। जब अखंड भारत की बात करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये कई चीजें राजनीतिक होती हैं जिसको बहुत सारे जो हालातों से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अवनीश जी और ब्रज गोपाल जी, वक्त कम है मेरे पास तो छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। इंदिरा जी ने जब पूर्वी पाकिस्तान का खंडन करने का फैसला किया, खंड करने का, तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रवादी दृष्टि और सोच के ये फैसले, और वो अपने लोकप्रियता के शिखर पे थी जब बांग्लादेश का उदय हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा टूटा। तो निश्चित तौर पर राष्ट्र से जुड़े विषय, उनके रूप और स्वरूप को लेकर कई बार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस से चूक हो जाती है, चाहे राम मंदिर हो या अखंड भारत की बात हो, और फिर उसको वोट के तौर पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सर, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। अखंड भारत से पहले आपको बात करना होगी जो भारत आज की तारीख हमारे पास मौजूद, उसको हम बेहतर कैसे बनाएं। बाकी इंदिरा गांधी जी का जो फैसला था शरद जी, वो एक महान फैसला था जिसने देश की सीमा सुरक्षित की। और जहाँ तक राम राज्य, अखंड भारत और लोकतंत्र की बात है, मोदी जी भी कल कह रहे थे कि महात्मा गांधी का सपना था कि राम राज्य स्थापित हो। बिल्कुल 1929 में महात्मा गांधी ने एक अधिवेशन में कहा था, राम राज्य की बात की थी सर, राम राज्य में उन्होंने कहा था कि राम राज्य में लोकतंत्र सबसे प्रमुख चीज हो, उसमें राम और रहीम की स्थिति एक सी हो। लोया साहब, देखिए, बड़ा छोटा सा सवाल है, आपने उत्तर भी दिया है कि जिस दिन इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का निर्णय लिया था, उस दिन विचारधारा से विपरीत होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। आज यदि उन खंडों को हम जोड़ने निकले हैं तो दायित्व कांग्रेस का भी वही है जो कभी हमने निर्वहन किया है। ये बुद्धिला जी ने कहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर से कहता हूं, उन्होंने कहा पाकिस्तान, हम वो क्यों टीका टिप्पणी करे, पहले अपनी हालत पे तो ध्यान दें। वही हम आज से कहते हैं, यदि हमारी पुरानी कोई गलती है और यदि उसे समय पर सही किया जा सकता है तो हम मिलजुल कर भी सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम आपस में हर मुद्दे पर लड़ें। चलिए, भारत के विदेश मंत्री ये प्रस्ताव पारित करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन सिर्फ बयानबाजी में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस में मैं परिवर्तन देख रहा हूं, अच्छी बात है, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये व्यक्तिशः ना होकर ये पार्टी के नीतिगत और विचारगत परिवर्तन होंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये सही बात है, कई बार इंटरप्रिटेशन की वजह से कांग्रेस पीछे छूटती है। जो राष्ट्र से जुड़े मसले हैं या जिस तरह का मसला अखंड भारत है या राम मंदिर है, कांग्रेस को अपनी सोच, अपने चिंतन को एक दिशा रिफाइंड तरीके से कांग्रेस ही बेहतर जानती जरूर देनी होगी। बहरहाल मुझे लगता है कांग्रेस बढ़ रही है उस तरफ, और आज जिस तरह से हमने कांग्रेस के प्रतिनिधि को सुना है ये बताता तो जरूर है। बहुत शुक्रिया लोया साहब, शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, और मुझे इजाजत, नमस्कार।